नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिलासपुर में चर्चित सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच को लेकर राजस्व कर्मचारियों और पुलिस के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजस्व लिपिक संघ ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कर्मचारियों को गलत तरीके से दोषी ठहराने का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि राजस्व लिपिक की भूमिका दस्तावेज प्रस्तुत करने तक सीमित है, जबकि पंचनामा, पोस्टमार्टम और अन्य जांच संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होती है। कर्मचारियों ने न्यायालयीन शाखा के रीडर से पूछताछ के दौरान गरिमा और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की मांग की है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। कलेक्टर के विभागीय जांच और हाई पावर कमेटी गठित करने के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने फिलहाल 3 दिवसीय हड़ताल स्थगित कर दी है। संघ ने चेतावनी दी है कि 3 दिनों में समिति नहीं बनी तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। देखिए, आप लोगों ने स्वयं बता दिया, तहसीलदार के ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध है ना। और जो हम लोगों ने पिछले ज्ञापन में भी दिया था कि जो राजस्व संहिता के अनुसार सर्पदंश की पूरी प्रक्रिया है, उसमें लिपिक सिर्फ प्रस्तुतकर्ता अधिकार वो है, ठीक है। पूरा जो चैनल है वो पहले पुलिस का, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पुलिस की है कि मुरुक कायम हो, वहाँ से पंचनामा हो। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे आती हैं, पोस्टमार्टम के लिए जाता है। उसके बाद जब प्रकरण तैयार होता है तो लिपिक सिर्फ प्रस्तुत करता है। और हमारे उच्चाधिकारियों ने, तहसीलदार, एसडीएम महोदय लोगों ने लिखा है अभी शासन को कि वो हम न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम है, तो न्यायालय का ही अंग रीडर भी रहता है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, न्यायालय का अंग ही रीडर भी रहता है। तो उस दिशा में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, ठीक है, लेकिन परंतु अभी जो हमारे लिपिकों को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, बार बार हम लोग जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, है ना, परंतु उस रीडर का, जो न्यायालय का अंग है, उसका सम्मान रखते हुए पूछताछ हो, है ना, अपराधियों की तरह व्यवहार ना हो, ये हमारी मांग है। और साथ ही साथ कि ये राजस्व विभाग का मामला है, पहले राजस्व विभाग एक विभागीय जांच करे, उसके बाद दोषियों के खिलाफ तो एफआईआर होता है, वो तो नियमतः चले गई। परंतु जो हमारी ये मांग है कि हमारे जो लीडर हैं वो न्यायालय के अंग है, उनको उसी ढंग से पुलिस को भी ट्रीट करना चाहिए। भाई, अभी तो पुलिस की प्राथमिकी जांच है ना। हम मांग कर रहे हैं कि राजस्व विभाग एक हाई पावर कमेटी बनाए और वो जांच करे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। अधिकारियों का आश्वासन मिला है, हमारे कलेक्टर साहब ने बोला है कि अभी इसका विभागीय जांच के लिए आप लोग लिख के दीजिए, हम लोग विभागीय जांच कराएंगे। मैं आपको राजस्व संहिता की जो प्रक्रिया सर्पदंश की, वो मैं आप मीडिया लोग वालों को अवेलेबल करा दूंगा। उसमें सबसे पहले पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ काटा गया है ना, जाके पंचनामा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, संबंधित डॉक्टर की जिम्मेदारी है। फिर पटवारी का प्रतिवेदन। लिपिक का भूमिका जब है, जब पूरा प्रकरण तैयार हो जाता है, चूंकि हम न्यायालय के अंग हैं, हमको अपने आईडी से, है ना, उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। और उसी के लिए बोला गया कि सिर्फ यदि बाबू की जिम्मेदारी है तो ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है, क्योंकि राजस्व संहिता को आप लोग पढ़िए, मैंने पहले भी अवेलेबल कराया, आप लोगों को अभी भी अवेलेबल करा दूंगा। उसमें लिपिक की जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती, प्रस्तुत करता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जांच हो, हमारे साथियों को विभागीय जांच पहले हो, और हमारे लिपिकों को जो बार बार बुलाया जा रहा है, हम लोग जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु उनको अपराधियों जैसा व्यवहार ना हो उनके साथ, कि भाई न्यायालय के अंग है वो भी, है ना, और रीडर ही प्रस्तुत करता है, तब जाके पीठासीन उसमें निर्णय लेता है। तो इस बात का ख्याल पुलिस विभाग भी करे और हमारे साथियों के साथ न्याय हो। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा, आज हम लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से आज हम लोग ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय को आए थे। हमारा अनुरोध सिर्फ कलेक्टर महोदय से, हमारे जिले के पूरे लिपिक साथी हैं, पूरे तहसील कार्यालय और एसडीएम ऑफिस आज बंद है। हमारा कहना है कलेक्टर साहब से, हमने इतना ही अनुरोध किया है कि सर, इस चीज़ की निष्पक्षता से जाँच हो और सही जाँच हो। केवल किसी बाबू को भयभीत करके, उसको अपराधी की तरह बुला करके जो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है वो बंद हो। पहले विभागीय जांच हो। विभागीय जांच में हम सब बाबू अपना सहयोग करने के लिए तैयार हैं सारे, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई से सारे रीडरों में भय का माहौल व्याप्त है। आप लोग भी जानते हैं कि राजस्व न्यायालय में कितना प्रकरण है, कितने सारे उनके ऊपर कितने दबाव रहते हैं। तो हमारे कोई भी लिपिक साथी जो है रीडर के तौर पे कार्य करना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी का घर, परिवार, समाज, सब में उसकी अब बेइज्जती हो रही। कुछ लोग ऐसे हमारे यहाँ हैं जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हुए 2-2 साल हो गए, उनको पुलिस के द्वारा लगातार फ़ोन करे जा रहे हैं।
एक प्रकरण में हमारे जो लिपिक हैं उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। अभी 13वीं का कार्यक्रम में फिर भी पुलिस द्वारा लगातार फ़ोन किया जा रहा है। उनको बताया गया कि 13वीं उपरांत हम उपस्थित होंगे, फिर भी देखिए मैं इस न्यायालय का मैं प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं हम सभी लिपिक साथी, लेकिन एक प्रक्रिया होती है किसी को बुलाने की। एक अपराधी को थाने में ले जाने की प्रक्रिया होती है, कोर्ट में पेश करने की होती है। अगर कोई शासकीय सेवक है, वो सम्मानीय व्यक्ति है समाज के तौर नज़र पे, और उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो करके वो पूरा उसमें आता है, नौकरी में आता है। अगर उससे कोई त्रुटि हुई है, कुछ हुआ है, तो उसको लेके जाए, न कि हथकड़ी पहना के थाने में कैदियों के बीच बैठाए। हमारी मांग सिर्फ इतनी रही है कलेक्टर महोदय। हम लोग इस समय का और बता हम लोग इस संबंध में 3 दिवस का हड़ताल करने के लिए चाह रहे थे कलेक्टर महोदय से। कलेक्टर महोदय का आश्वासन पे अभी हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं 3 दिवसीय। आज आप लोगों का हड़ताल है कि जाके आज हम लोग सामूहिक हड़ताल पे थे। पूरे तहसील ऑफिस और एसडीएम ऑफिस कार्यालय बंद है और वहाँ पे कलेक्टर कर्मचारी भी साथ में है, और हम लोग कलेक्टर साहब के आश्वासन पे अपना हड़ताल आज समाप्त कर रहे हैं। और हम लोग आगामी अगर इसमें फिर किसी गिरफ्तारी हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन इसमें करेंगे। कोटा विकास खंड के जोगीपुर में प्रस्तावित शासकीय गौ अभयारण्य का निर्माण अब भी अधर में है। बेसहारा गौवंश को सुरक्षित आश्रय देने के उद्देश्य से तैयारी की जा रही। इस योजना के लिए शासन ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इसमें से 71,43,000 रुपए बाउंड्री वॉल और फेसिंग के लिए लोक निर्माण विभाग को जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। मनरेगा के तहत 3 शेड, चारागाह और बोरिंग का काम पहले ही पूरा हो चुका है, जिस पर करीब 24 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अभयारण्य शुरू करने के बाद यहाँ करीब 3,000 गौवंश को आश्रय मिल सकेगा। निर्माण में देरी को लेकर पशु चिकित्सा विभाग ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है। मामला हाईकोर्ट और सीएम हेल्पलाइन तक पहुंचने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बारिश के बाद काम शुरू होगा। शासन द्वारा जोगीपुर गौ अभयारण्य के लिए 1 करोड़ 29 लाख स्वीकृति हुई है, जिसमें से पीडब्ल्यूडी को एजेंसी को उनके निर्माण कार्यों के लिए 71 लाख दिया गया है। उनके द्वारा टेंडर प्रक्रिया कर ली गई है। अब वो टीएल में जो समय सीमा निर्धारित की जो है 15 दिन में पूरा करने का कलेक्टर साहब ने उनको निर्देश दिए हैं। सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकारी कर्मचारियों की निजी जानकारी साझा करने को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस ए के प्रसाद ने स्पष्ट किया कि लोक सेवक का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति के समय दिया गया हल्फनामा और सर्विस रिकॉर्ड व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक किसी मामले में ठोस और बड़ा जनहित साबित नहीं होता, तब तक ऐसी निजी जानकारी आरटीआई के जरिए किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती। मामला रायगढ़ जिले के लैलूंगा में पदस्थ पटवारी रामनाथ सिंह से जुड़ा है, जिनके दस्तावेज आरटीआई के तहत मांगे गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रत्येक आरटीआई आवेदन की स्वतंत्र जांच करना जन सूचना अधिकारी का दायित्व है। निजी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए ठोस जनहित जरूरी है। जानकारी देना आवश्यक होने पर सक्षम अधिकारी को स्पष्ट कानूनी कारण दर्ज करना होगा। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुधारने और गुणवत्ता बढ़ाने के दावों के बीच बिलासपुर जिले से चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। स्कूल खुले करीब 2 महीने बीतने के बाद भी कई सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई है। राज्य सरकार पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराती है, लेकिन जिले में अब भी कई स्कूल किताबों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्हा ब्लॉक के 91 और मस्तूरी ब्लॉक के 28 निजी स्कूलों समेत कुल 119 स्कूलों में सरकारी पुस्तकें नहीं पहुंची है। कई निजी स्कूलों ने पालकों से बाजार से किताबें खरीदने को कहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि अतिरिक्त पुस्तकों की मांग के बाद दूसरे चरण में आपूर्ति शुरू कर दी गई है। ब्लॉक स्तर पर वितरण केंद्र बनाए गए हैं और जल्द सभी स्कूलों तक किताबें पहुंचाने का दावा किया गया है। हालांकि निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है। इसमें अशासकीय विद्यालयों के कुछ डाटा में विसंगति के कारण दिक्कतें आई हैं, वो प्रोसेस में चल रहा है, मिल जाएंगी। सर कितने दिन प्रोसेस में है, जल्दी मिल जाएंगी। राजधानी रायपुर के होटल कोर्टयार्ड में मंगलवार को 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने किया। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित इस कॉन्क्लेव में खेल प्रशासक, विशेषज्ञ, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी शामिल हुए। कॉन्क्लेव का उद्देश्य खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और मजबूत खेल अधोसंरचना विकसित करने की रणनीति तैयार करना है। पहले सत्र में प्रतिभा पहचान, खेल प्रोत्साहन विजन 2036 के तहत ओलंपिक चैंपियनों की तैयारी और खेल महासंघों की भूमिका पर चर्चा हुई। इसके साथ ही खेल विज्ञान, खिलाड़ियों की चोट से उबरने की तकनीक, एकेडमियों के विकास और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। खेलो इंडिया मिशन, छत्तीसगढ़ की पदक रणनीति और नई खेल नीति पर भी मंथन हुआ।
कॉन्क्लेव से प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव विजन टू विक्ट्री इस थीम के साथ ये आयोजन हो रहा है। 27 तारीख को दिन भर खेल विभाग के राज्य के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके खेल की अधोसंरचना, खेल की गतिविधियां और कहाँ तक जाकर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम करना, इन सब को लेकर बहुत विस्तार से अधिकारियों के साथ दिन भर की चर्चा हुई। आज खेल संघ, खेल के विशेषज्ञ, बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, इन सब के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा के बाद एक रोड मैप हम तैयार करेंगे छत्तीसगढ़ का कि कैसे हम छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में अग्रणी बनाएं, कैसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम करें, किन किन खेलों पर ज़्यादा फोकस करें और इस तरह का एक व्यापक कार्ययोजना बनाने के ध्येय से ये स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, खेल और खिलाड़ियों का विकास होगा। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। प्रमुख चौराहों, स्कूलों, बाजारों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर गति सीमा और सड़क सुरक्षा से जुड़े साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा अलग अलग इलाकों में स्पीड लिमिट, स्लो डाउन और सावधानी संबंधित संकेतक लगाए जा रहे हैं ताकि वाहन चालक समय रहते सतर्क हो सके। सोशल मीडिया, स्कूल, कॉलेज और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए भी यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार सड़क हादसों की प्रमुख वजहों में शामिल है। वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। पुलिस ने कहा कि सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है और सुरक्षित ड्राइविंग से हादसों में कमी लाई जा सकती है। इसके लिए देखिए सभी जगह पर कोशिश की गई है कि सभी जगह पर ट्रैफिक के द्वारा जो है तय सीमा गति का बोर्ड लगाई गई है और इसके तहत जो है महत्वपूर्ण जगह है जहां पर जो है बहुत धीमी गति से गाड़ी चलाना है वहां 20 का रखा गया है। कुछ रिहायशी इलाके हैं जहां 30 का स्पीड लिमिट रखी गई है। साथ ही साथ पूरे शहर में 40 से अधिक स्पीड में गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। इसके लिए सभी जगह संदेश बोर्ड लगाए गए हैं और इसका पालन करने के लिए कई माध्यमों से आम नागरिकों को अवगत कराई गई है। मैं समस्त नागरिकों से अपील करता हूँ कि तय सीमा गति है उससे अधिक गति से वाहन न चलाएं, क्योंकि ये न सिर्फ आपके जो है सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनता है, अपितु कई गंभीर परिणाम भी इसके आते हैं और इसके लिए इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है ये संकेतक बोर्ड लगाई गई। सरकार ने ऑनलाइन डायवर्सन व्यवस्था शुरू कर लोगों को तहसील और एसडीएम कार्यालय के चक्कर से राहत देने का दावा किया था, लेकिन बिलासपुर में यह व्यवस्था अब परेशानी का कारण बनती दिख रही है। जमीन मालिकों का आरोप है कि जरूरी दस्तावेज, चालान और नक्शे ऑनलाइन जमा करने के बावजूद प्रकरण आरआई कार्यालय में लंबे समय तक अटके रहते हैं। लोगों के मुताबिक डायवर्सन प्रकरणों के निराकरण में 1.5 से 2 महीने तक का समय लग रहा है, जबकि नियमानुसार ऑनलाइन डायवर्सन का निराकरण 15 दिनों में होना चाहिए। देरी के कारण जमीन मालिकों को बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मामले में एसडीएम मनीष साहू का कहना है कि सभी प्रकरणों में देरी नहीं होती। यदि किसी पक्षकार को अनावश्यक विलंब की समस्या है तो वह कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। डायवर्सन में अभी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन देते हैं और उसमें सभी दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज यदि अपलोड नहीं करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप सभी दस्तावेज अपलोड कीजिए और यदि सही दस्तावेज अपलोड करते हैं तो आरआई से रिपोर्ट लेकर फिर उसको डायवर्सन का आदेश पारित करें। मस्तूरी थाना क्षेत्र में रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए की ठगी और कथित मानसिक प्रताड़ना के बाद युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में आरोपी मामा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक राहुल साहू नौकरी की तलाश में था। इसी दौरान उसके मामा इंद्र कुमार वैष्णव ने रेलवे कैंटीन में नौकरी लगवाने का दावा कर उसे 5 लाख रुपए ले लिए। काफी समय बाद भी नौकरी नहीं लगी तो राहुल ने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपी टाल मटोल करता रहा। आरोप है कि पैसे मांगने मामा के घर पहुंचने पर उसकी पत्नी अंबिका वैष्णव ने राहुल से बदसलूकी की और झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दी। मानसिक रूप से परेशान राहुल ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
मस्तूरी में कायम हुए मर्ग क्रमांक 40/26 में जांच पर से ये तथ्य सामने आया कि मृतक के मामा मामी को मृतक द्वारा और मृतक के परिजनों द्वारा रेलवे कैंटीन में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा दिया गया था। तो नौकरी नहीं लगने पर मृतक द्वारा मांगे जाने पर मामी द्वारा मृतक को बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दिए जाने के तथ्य जांच पर पाए जाने से मामले में थाना मस्तूरी में आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। पंडरी थाना क्षेत्र में कारोबारी के घर हुई करीब 70 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने महज 6 घंटे में खुलासा कर दिया। मामले में घर में काम करने वाला रसोईया महेंद्र यादव अपने साथी पिंटू यादव के साथ चोरी का मास्टरमाइंड निकला। वारदात के बाद दोनों आरोपी समता एक्सप्रेस से नागपुर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों का पीछा किया। आरपीएफ की सहायता से नागपुर रेलवे स्टेशन पर दोनों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 51.50 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण, गिन्नी चांदी के सिक्के, पेन ड्राइव और 2 मोबाइल समेत करीब 70 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पंडरी थाने में बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। कल मोवा पंडरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोवा में अशोक आइकॉन के एक घर से 70 लाख का चोरी होने का मामला सामने आया। उसमें आरोपी जो है उन्हीं के घर में काम करने वाला कुक के रूप में वो लोग शक कर रहे थे। तुरंत थाने की टीम और एसीसीयू का क्राइम टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई किया गया और 5-6 घंटे के अंदर हमने आरोपी को आइडेंटिफाई भी कर लिया। आरोपी का नाम महेंद्र कुमार यादव है और वो बिहार का रहने वाला है। उसका और एक साथी जो है पिंटू यादव, वो भी बिहार का है। वो उस घर में काम नहीं करता था भले ही, लेकिन इसका दोस्त है, तो उसको बुलाया गया बाइक से और ये घर में जो 51.5 लाख कैश और ज्वेलरी टोटल 70 लाख के आसपास था और उसको उठा के उसने दोस्त के साथ भाग गया था। तो तुरंत हम लोग टेक्निकल और फुटेज एविडेंसेस सारे इकट्ठा किए और डीसीपी नॉर्थ मैडम और हमारी क्राइम टीम पूरा साथ में लगी थी और हम लोग 5-6 घंटे के अंदर आरोपी को आइडेंटिफाई किया और वो ट्रेन के रूट से वो नागपुर भाग गया था। तो नागपुर आरपीएफ से भी हम लोगों ने संपर्क एस्टैब्लिश किया और वहाँ पे आरपीएफ की मदद से उनको पकड़ा गया और हमारी टीम जाके उनको गिरफ्तार करके लेके आई और पूरा माल मशहूर का जो भी पूरा 70 लाख का है पूरा सामान मिल गया है। तो 100% रिकवरी हमको हो गया है। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल यानी मेकाहारा के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। आग के बाद इमरजेंसी वार्ड और आसपास के हिस्से में धुआं फैल गया। एहतियात के तौर पर मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। डॉक्टर, अस्पताल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने भी राहत बचाव में सहयोग किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार इमरजेंसी वार्ड में लगे एसी में खराबी या उसके फटने से आग लगने की आशंका है। हालांकि आग के वास्तविक कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। नहीं, अभी पूरे किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है और समय रहते सारे मरीजों को सही जगह पे सारे वार्ड में और आवश्यकता अनुसार जहाँ के पेशेंट हैं जिस विभाग में उनमें पहुंचा दिया गया है। सारे स्टाफ को समय पे निकाल लिया गया था, कोई परिजन भी कोई नहीं था, तो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। और आग पे भी हमारा जो मेंटेनेंस है और स्टाफ की ट्रेन टीम है हमारे हॉस्पिटल की, वो लोगों ने तत्काल जैसे कैजुअल्टी में आग लगने की सूचना मिली, मैं राउंड ले रहा था, तुरंत पहुँचे तो वहाँ पर प्लास्टिक तो उसको तुरंत हमने आग को काबू कर लिया। पर प्लास्टिक में आग लगने से और फॉल सीलिंग में थोड़ा प्लास्टिक जलने से धुआं ज़्यादा हो रहा था। फिर फायर की टीम आई तो धुआं पूरा निकालने के बाद में आग पे पूरे तरह से कंट्रोल है और अभी जांच करवाते हैं कि आग कहां से शुरू हुई थी, कैसे हुई थी। बिलासपुर जिले में मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 21 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कोटा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए हैं। कलेक्टर ने प्रभावित गांव का दौरा कर मलेरिया नियंत्रण, कुपोषण उन्मूलन और स्वास्थ्य निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर जिले में मलेरिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। सबसे अधिक प्रभावित कोटा क्षेत्र में लगातार नए मरीज मिल रहे हैं। जिले में अब तक 21 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें कोटा के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर सर्वे कर रही हैं। बुखार, सर्दी और खांसी से पीड़ित लोगों की तत्काल आरडी किट से जांच की जा रही है और जरूरतमंदों को मौके पर ही दवाइयां दी जा रही हैं। गंभीर मरीजों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। सिम्स और जिला अस्पताल में अतिरिक्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था भी की गई है।
सीएमएचओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी गांव में मौसमी बीमारी के लक्षण मिलते ही तत्काल जांच, उपचार और रोकथाम की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि संक्रमण को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। मलेरिया की शिकायतें आ रही हैं। अभी तक 21 पेशेंट निकले हैं और घर घर मितानिन आरडी किट से टेस्ट कर रही हैं और आरएचओ भी और स्लाइड भी बना रहे हैं। फर्स्ट डे हमारी जिला की टीम गई थी मलेरिया नोडल, फिर बीच में कलेक्टर सर और हम लोग भी सब गए थे उस एरिया में, और अभी कल फिर हमारी टीम जिले से गई थी। बाकायदा हम लोग निगरानी कर रहे हैं कि घर घर सर्वे करके कि जहाँ भी बुखार के फीवर के केस हैं उनका तुरंत जांच कर लिया जाए और तुरंत उनको इलाज मुहैया करा रहे हैं। इसके लिए हम लोग जागरूकता के तहत लोगों को बस बता सकते हैं कि डेंगू में जो है गड्ढे वगैरह हैं वो पाटे जाएं और कूलर वगैरह को हर हफ्ते साफ किए जाएं, एक दिन ड्राई डे रखें। ये हम लोगों को अभी भी मैं मीडिया के माध्यम से भी लोगों को यही कहूंगी कि कूलर में पानी ना भरें, घर के सामने यदि गड्ढे हैं तो उन्हें पाटे जाएं, यही करेंगे। पर जैसे भी मैं केवल जनता को बोल सकती हूँ, बाकी जैसे भी होगा, जैसे भी यदि इसमें कोई डेंगू के पेशेंट मिलते हैं तो हम उनका इलाज जरूर करेंगे। मैडम, ये मलेरिया का जो संक्रमण इतना फैला हुआ है और वीडियो जारी हो रहा है आपके विभाग का कि कर्मचारी सो रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग गायब हैं, कोई गलत बोल रहे हैं। यदि जांच नहीं होती तो केस पॉजिटिव आ नहीं रहे, रोज आ रहे हैं केस, 2-3 रोज हमारे केस निकल रहे हैं। यदि हमारी मितानिन बहनें भी इसमें घर घर सर्वे कर रही हैं तो स्लाइड पॉजिटिव निकलती है, आरडी किट से पॉजिटिव निकलता है, तभी हम बोलते हैं कि मलेरिया पॉजिटिव है। नहीं, वो गलत है। कोई नहीं है दफ्तर। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि ये आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। भाई फील्ड में ही मलेरिया देखेंगे और मलेरिया फील्ड में मिलेगा। ऑफिस में ताला लगा दिया जाए। अरे तो फील्ड जाएंगे तब तो फील्ड ही हमारा मेन चीज है कि हम गांव में जाएं, लोगों को देखें कि कोई बीमार है तो हम उसका इलाज कर सकें। जी, सिविल सर्जन उसमें नोटिस दिया गया था लोगों को, बाकी डिलीवरी तो हमारे यहाँ हुआ था, ऊपर में ही हुआ था। कोई कार्रवाई नहीं, उसमें तो ऊपर में डिलीवरी हुआ था। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुधारने और गुणवत्ता बढ़ाने के दावों के बीच बिलासपुर जिले से चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। स्कूल खुले करीब 2 महीने बीतने के बाद भी कई सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई है। राज्य सरकार पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराती है, लेकिन जिले में अब भी कई स्कूल किताबों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्हा ब्लॉक के 91 और मस्तूरी ब्लॉक के 28 निजी स्कूलों समेत कुल 119 स्कूलों में सरकारी पुस्तकें नहीं पहुंची है। कई निजी स्कूलों ने पालकों से बाजार से किताबें खरीदने को कहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि अतिरिक्त पुस्तकों की मांग के बाद दूसरे चरण में आपूर्ति शुरू कर दी गई है। ब्लॉक स्तर पर वितरण केंद्र बनाए गए हैं और जल्द सभी स्कूलों तक किताबें पहुंचाने का दावा किया गया है। हालांकि निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है। इसमें अशासकीय विद्यालयों के कुछ डाटा में विसंगति के कारण दिक्कतें आई हैं, वो प्रोसेस में चल रहा है, मिल जाएंगी। सर कितने दिन प्रोसेस में है, जल्दी मिल जाएंगी। सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकारी कर्मचारियों की निजी जानकारी साझा करने को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस A.K. प्रसाद ने स्पष्ट किया कि लोक सेवक का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति के समय दिया गया हल्फनामा और सर्विस रिकॉर्ड व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक किसी मामले में ठोस और बड़ा जनहित साबित नहीं होता, तब तक ऐसी निजी जानकारी RTI के जरिए किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती। मामला रायगढ़ जिले के लैलूंगा में पदस्थ पटवारी रामनाथ सिंह से जुड़ा है, जिनके दस्तावेज RTI के तहत मांगे गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रत्येक RTI आवेदन की स्वतंत्र जांच करना जन सूचना अधिकारी का दायित्व है। निजी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए ठोस जनहित जरूरी है। जानकारी देना आवश्यक होने पर सक्षम अधिकारी को स्पष्ट कानूनी कारण दर्ज करना होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।